नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी, स्वागत करती हूँ आपका शरद पथ न्यूज़ में। तो आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से ईस्ट ऑफ कैलाश में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष मनिंदर कुमार जैन सर मेरे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप कुछ बोलें हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद मंसूरी। मुझे खुशी है कि मैं दोबारा से आपके साथ में जुड़ा हूँ। और आजकल दिल्ली का वातावरण बहुत ही गर्म है क्योंकि चुनावों का माहौल शुरू हो चुका है और हम लोग भी अपने बहुत सारे प्रत्याशियों को, अपने स्वयं के प्रत्याशी जो ऑटो के चुनाव चिन्ह पर खड़े हुए हैं तथा साथ ही साथ हमारे गठबंधन के भी हमारे साथीगण हैं, उन सब के साथ में हम लोग दिन रात मीटिंग्स कर रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश आनंद प्रकाश जैन जी हमारे साथ में ऑफिस में पधारे हैं और जो कि अब दिल्ली की पूरी कमान संभालेंगे और जो बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं, बहुत बड़े दूरदर्शी, और मेरे साथ बहुत समय से हम लोग जुड़े हुए हैं डिफरेंट संस्थाओं में, चाहे वो जीतो हो या जियो हो, और हम मिल कर के समाज सेवा के काम कर रहे हैं। अब समाज सेवा में जैन समाज के और वैश्य समाज के हितों को साधने के लिए हमने जो वीर जनशक्ति पार्टी बनाई है, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बीजेपी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष हमारे सामने कुछ अपनी बातें रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी मेहनत से अगले चुनाव तक जो भी फ्यूचर में आएंगे, हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ हमारे पार्षद और हमारे विधायक भी दिल्ली की विधानसभा में पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं चाहता हूं नरेश जी इस बारे में अपने विचार रखें। तो स्वागत करते हैं हम आज नरेश सर का भी अपने चैनल में और उनसे जानेंगे, यहाँ पर लाइव बात करेंगे और उनसे सभी चीज़ें जानेंगे। वीर जनशक्ति पार्टी जो हमारी आगे बनने वाली है, आगे फ्यूचर में बहुत कुछ हमारे लिए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ करने वाली है। तो अभी हम नरेश सर से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका और कुछ बताइए सर, इस पार्टी का क्या आगे लक्ष्य है और मनिंदर सर के साथ जो आप जुड़े हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जनता जो है जानना चाहती है सब चीज़ें। देखिए, वीर जनशक्ति पार्टी, जैसा कि आपको मालूम है कि ये पार्टी वैश्य समाज द्वारा बनाई गई है। और खाली ऐसा नहीं है कि वैश्य समाज ने बनाई है तो हम खाली वैश्यों का हित रखेंगे। हमारा उद्देश्य है सबका कल्याण, सबके साथ मिलकर के चलना और सबको हम न्याय कैसे दिला सकते हैं, ये हमारी भावना है। क्योंकि हम जैन धर्म को मानने वाले हैं और जैन धर्म में व्यक्ति के प्रति, न केवल व्यक्ति के प्रति, हर प्राणी मात्र की रक्षा का हमारा संकल्प रहता है। तो हम इस पार्टी के माध्यम से, अपने प्रत्याशियों के माध्यम से, क्योंकि आज राजनीतिक वातावरण जिस तरीके से दूषित होता जा रहा है, जिस तरीके से लोग स्वयं के कल्याण के लिए ज़्यादा, जबकि जन कल्याण के लिए कार्य होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य जन कल्याण का ही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम शायद इससे भटक रहे हैं। और समय की आवश्यकता तो देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जी ने इस पार्टी का निर्माण करा। मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी है। और इन्होंने जो मेरे को दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस दायित्व को पूरी तरीके से निभा पाऊं। इस बार पार्टी में, क्योंकि पार्टी की स्थापना हुए मात्र 3.5 महीने हुए हैं, तो अभी ये अपनी शिशु अवस्था में है। एक बालक ने एक पहला कदम रखा है। तो मुझे जनता से पूरी उम्मीद है कि पूरी की पूरी जनता, दिल्ली की संपूर्ण जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता हमारी पार्टी को अपना समर्थन देगी, सहयोग देगी और तन मन धन से हमारे साथ मिलकर जो हमारा एक सपना है, जो हमारा एक भविष्य का निर्माण हम करना चाहते हैं, जिसमें हम सबके लिए, केवल वैश्य या अग्रवाल या किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं, हम समग्र कल्याण की बात करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम होगा वही अच्छा सोच पाएगा, वही आगे कुछ अच्छा कर पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। पार्टी की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पार्टी अभी नई अवस्था में है, आगे आने वाले समय में अभी ब्रीफ में इस पर चर्चा भी होगी। और जब आप अकेले चलते हैं तो कारवां धीरे धीरे बनता चला जाता है।
अच्छे लोग निश्चित रूप से हमारा साथ देंगे और हम एक बहुत सुखद और सुनहरे भविष्य की का स्वरूप अपने यहाँ देख पा रहे हैं इस टाइम। और सर एक चीज़ और सर, ये जो शिक्षा वाली जो मैंने भी सवाल पूछा था मनिंदर सर से, पिछले जो इंटरव्यू में पूछा था सर, आप मतलब उससे कितना तक मतलब सहमत है कि मतलब कितने लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, आज भी कितने लोग बेरोज़गार हैं, आप मतलब क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या है मतलब उसके ऊपर? देखिए, बेरोजगारी मुझे लगता है कि क्योंकि जनता को सर इसी चीज़ से उम्मीद होती है कि आने वाला नेता हमारे लिए ये काम करेगा, अब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, अब महंगाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जितने भी पहले के मंत्री, आज भी अगर मैं जनता से ये सवाल पूछती हूँ कि आप मतलब क्या उम्मीदें चाहते हैं अपने आने वाले जो मंत्री होंगे, उनसे क्या उम्मीद चाहते हैं आप? तो वो जनता बस इतना ही कहती है कि आज भी हम भुखमरी से परेशान हैं, आज भी हम इससे बेरोज़गारी से परेशान हैं। आप मतलब इस चीज़ से कहाँ तक कितना मतलब सहमत हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारी एक राजनीतिक भूल रही है। पिछले जो हम अगर मैं भूतकाल में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी रही है। वरना भारतवर्ष के अंदर में ना तो साधनों की कमी है और ना उनको पूर्ति करने के लिए व्यक्तियों की कमी है। कमी है तो सही दिशा निर्देशन की, सही मार्गदर्शन की, जो मार्गदर्शन हमारी पार्टी निश्चित रूप से करेगी। आप किसी को स्वावलंबी बनाइए, आप किसी को हाथ पसारने की आदत मत बनाइए कि इसलिए स्वावलंबी बनाने के लिए उसको सही। हाँ, तो सर यही सवाल था मेरा आपसे कि बेरोज़गारी को लेकर जो जनता जो जूझ रही है, उसके बारे में आपसे मतलब मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, बेरोजगारी के लिए हम लोगों ने एक नई योजना शुरू करी है जिसके अंदर में जैन रोजगार योजना, जिसमें हर व्यक्ति को काम, हर व्यक्ति को साधन मिलेंगे। इससे आगे कहीं ना कहीं ये हमारी शिक्षा नीति की भी एक कमी है जिसको हम कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के माध्यम से सरकार में आने पर, सरकार में भागीदारिता होने पर हम उसको भी मिटाने का प्रयास करेंगे। रोजगार से ज़्यादा रोजगार के लिए सक्षम बनाने की हम तैयारी करेंगे ताकि रोजगार लोग ढूंढते हुए आएँ कि भाई हमें आप ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस पोस्ट के लिए सक्षम हो। तो रोजगार के साधन रोज नए बनते चले जाएंगे क्योंकि हमें भारत को वैश्विक दृष्टि से सबसे संपन्न राष्ट्र बनाना है। हमने को विश्व के अंदर भारतवर्ष को हम शिखर पर देखना चाहते हैं और वो शिखर पर जब ही पहुंचेगा जब यहाँ पर कोई बेरोजगार नहीं होगा। उसके लिए हमने जैन रोजगार योजना शुरू करी है और इसका विस्तार धीरे धीरे हम पूरे भारतवर्ष में करेंगे। और सर वो जो आगे जो मतलब जो और प्रॉब्लम जो फेस करती हैं महिलाएं, जो प्रॉब्लम फेस करती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो आज भी जो सुरक्षित नहीं है महिलाएं, जो रास्ते पे जो जूझ रही हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम उनके साथ जो हो रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने मनिंदर सर से तो सवाल पूछा ही था, लेकिन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी सर जानना चाहती हूँ। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं महिला को स्वयं में शक्तिवान होना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। हर महिला के साथ सुरक्षा पुलिस व्यवस्था नहीं हो सकती है और कहीं ना कहीं हमारे समाज को, पुरुषों को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को लगता है कि एक महिला ही, यानी कि एक महिला अगर अपने पुत्र को, अपने बेटे को ये समझाए कि तुम्हें औरत की इज्जत कैसे करनी है तो शायद ये समस्या का समूल विनाश हो जाएगा। हमें आने वाले समय में राष्ट्र महिला सुरक्षा की बात या महिला के सम्मान की बात करनी ही नहीं पड़ेगी जब एक माँ अपने बेटे को ये समझाएगी कि जैसे तेरी माँ है वैसे और भी स्त्री हैं, या जैसे तेरी बहन है ऐसे स्त्री भी सम्मान रखती है, जैसे तू उसका सम्मान करता है वैसे ही हर नारी का सम्मान तुझे करना है। ये भावना जिस दिन हर माँ अपने बेटे में डाल देगी, हमारे देश की इस समस्या का समूल निवारण हो जाएगा। तो सर अब मैं मनिंदर सर से ये जानना चाहती हूँ कि सर एक खास बात कि सर आपका जो चुनाव चिन्ह है ऑटो, वो ऑटो ही क्यों है? ऑटो मैंने निर्वाचन आयोग से रिक्वेस्ट करके मांगा कि अगर हमको ऑटो मिलेगा तो हमको बहुत ही प्रसन्नता होगी और उसके पीछे
मेरा भी और मेरी कार्यकारिणी के सभी लोगों का मन था कि ऑटो एक ऐसी सवारी है जो आम लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, और ऐसी सवारी जो हर जगह इजीली उपलब्ध होती है। तो हम सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि ऑटो को ही हम लोग अपने चुनाव चिन्ह चुनें। तो ये थी हमारी लाइव बातचीत, वो भी मनिंदर कुमार जैन सर से और नरेश सर से। तो अभी भी और भी ऐसे कई सवालों का जवाब हम जानेंगे प्रत्याशी से, जो वीर जनशक्ति पार्टी, यानी कि ये वीर जनशक्ति पार्टी का संकल्प पत्र है, जिसमें कई सारे बदलाव, कई सारे हालात और कई सारे चेंजेस आने वाले वक्त में बीजेपी पार्टी लेकर आएगी। तब तक आपके साथ मैं बनी रहूंगी, कैमरा पर्सन रुखसार मंसूरी, शरद पथ न्यूज़ से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी, स्वागत करती हूं आपका शरद पथ न्यूज़ में, और मेरे साथ मौजूद हैं नरेश जैन सर। तो सर, अभी आपने जो पार्टी ज्वाइन करी है, यानी कि बीजेपी वीर जनशक्ति पार्टी आपने ज्वाइन करी है, तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको। देखिए, मैं अभी तक समाज सेवा में था, मुझे राष्ट्र सेवा का एक मौका मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने राष्ट्र के काम आ पाऊँ और मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँगा। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय होगा। तो सर, अब जो आपने जो पार्टी ज्वाइन करी है, ये बीजेपी पार्टी, तो इसमें मतलब आप किन मुद्दों पे ज़्यादा मतलब काम करेंगे आगे? मतलब आपको ऐसा क्या मतलब लगता है कि आपको काम करना चाहिए, देश में ये सुधार आना चाहिए, कैसे कैसे सुधार आना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष हमेशा से एक संपन्न राष्ट्र रहा है, विविधता का देश रहा है, लेकिन विविधता में भी एक सुंदर है, क्योंकि जब फूल अलग अलग रंग के होते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। उस गुलदस्ते को अच्छे तरीके से सजाना ही शायद हमारा काम होगा, और हम इस पार्टी के माध्यम से जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है, उस बेरोजगारी के मुद्दे को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। जनता की बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक में कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों के द्वारा हम उन कमियों को दूर करके एक सदृढ़ और सुंदर राष्ट्र का निर्माण हमारा संकल्प है। इसके लिए हम तन मन धन से पूरा प्रयास करेंगे। लोगों को साथ लेकर के, लोगों को अपने साथ जोड़ करके यही प्रयास रहेगा कि विश्व के अंदर भारतवर्ष का नाम जब भी लिया जाए, आदर से लिया जाए, और सर्वोपरि राष्ट्र भारत हो। बहुत अच्छी सोच सर। लेकिन सर, अभी मैं हाल फिलहाल में भी एक शूट पे गई थी, जो किसान के मतलब ऐसे ही एरिया था जहाँ पर किसान काम कर रहे थे। तो मैं उनके पास जब गई थी तो मैंने उनसे ये चीज़ें पूछी थी। मैंने कहा था कि आप मतलब कि किसको वोट देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार आए। तो उनके बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि हमारी कभी कंडीशन में तो सुधार आ ही नहीं पाया। जो कृषि समाज जो है उनके, वो उन्होंने बस यही कहा कि हम किसको चुने, अब किससे उम्मीद रखें, क्योंकि हमारी कंडीशन में सुधार आया ही नहीं। तो इस बारे में आप मतलब कितना सहमत हैं और आपके क्या विचार हैं कि इनके लिए क्या काम होना चाहिए? देखिए, हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। किसान निश्चित रूप से गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसमों को झेलते हुए हमारे लिए अन्न उगाता है, तो कहीं ना कहीं हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और मान लीजिए, किसान को अगर आप ये कहते हैं कि अनाज का दाम 30 रुपए की जगह 300 रुपये कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो अनाज किसके द्वारा खरीदा जाता है? वो भी आम आदमी के द्वारा खरीदा जाता है। क्या एक आम आदमी 300 रुपये किलो का अनाज अफोर्ड कर सकता है? क्या उससे महंगाई की दर नहीं बढ़ जाएगी? कहीं ना कहीं एक इनबैलेंस जरूर होगा। तो हमें एक संतुलन बनाना पड़ेगा, जहाँ किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, और देश में आम आदमी के लिए वह जो अनाज किसान हमारे लिए उगाता है वो उसको अफोर्ड कर सके और सभी का पेट भी भर सके। वरना तो सिर्फ एक 30 रुपये वाली चीज़ 300 की हो गई। आज जो मान लीजिए मिनिमम वेजेस 18,000 है, वो 1,80,000 हो जाएगा। तो सिर्फ नंबर ही बढ़ेंगे, वास्तविकता में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, किसानों की
जो परिस्थिति है उसमें सुधार हो सकता है। हम नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैज्ञानिक पहलू उसके अंदर में जुड़ सकते हैं, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है और किसान को पहले से ज़्यादा आराम की स्थिति में ला सकते हैं और उत्पादकता बढ़ा करके हम उसकी परिस्थिति में, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। पर सर एक चीज़ और सर, जो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पहले भी पुटअप किया था, अभी जब ऑफ कैमरा मैंने आपसे ये चीज़ पूछी थी, धर्म के बारे में, जो मतलब धर्म को सहारा बना के कितने लोग ये सोचते हैं कि हम चुनाव जो है, चुनाव के मैदान में खड़े उतरें, हम ही सारे मत पालें। तो सर आपके मतलब इसके बारे में क्या विचार है? देखिए, धर्म बहुत व्यक्तिगत है। धर्म हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। धर्म और राजनीति का हमेशा से एक संबंध रहा है और शायद ये चालू भी रहेगा, लेकिन धर्म को हथियार नहीं बनाना चाहिए। धर्म हमारे विश्वास की चीज़ है, धर्म हमारी मान्यता है, हमारी परंपरा है, उसका हमें निर्वाह करना ही है। राजनीति के अंदर में भी हमें ये सोचना है कि हम अगर राजनीति में आ रहे हैं तो हम किस तरीके से लोगों का कल्याण कर सकते हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अनुभव या अपनी बुद्धिमत्ता या अपनी जितनी भी आपकी जानकारी है, आपकी नॉलेज है, आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं, उनके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सहायता पहुंचा सकते हो, चाहे वो रोज़गार के माध्यम से है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से है, या अपनी अच्छी बातों से है। एक अच्छी फिलॉसफी को कैरी करना भी, उसको फ्लो करना भी, ये एक आपका योगदान होगा। तो सर अब फ्यूचर में मतलब बीजेपी सरकार जो मतलब बीजेपी जो पार्टी आपने ज्वाइन करी है, फ्यूचर में इसका मतलब क्या लक्ष्य है आपके हिसाब से? आप क्या सोच के चलते हैं, क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए? देखिए, पार्टी में एक ही लक्ष्य है, जियो और जीने दो। जैसे हर व्यक्ति जीना चाहता है, ऐसे दूसरा व्यक्ति भी जीना चाहता है, तो आप खुद भी जिएं और दूसरों को जीने दें। आपसे वही व्यवहार करें जो आप दूसरों से अपेक्षित करते हैं। तभी हम एक जो हमारी परंपरा है भारतवर्ष की, जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन परंपरा को हम कायम रख पाएंगे। तो ये थी लाइव बातचीत नरेश जैन सर से। उम्मीद करते हैं कि बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव लाएगी और दिल्ली के हालातों को सुधारेगी। कैमरा पर्सन रुखसार मंसूरी, शरद पथ न्यूज़ से, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी, स्वागत करती हूँ आपका शरद पथ न्यूज़ में। और मेरे साथ आज मौजूद हैं सुनील लाकड़ा, जो कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से हैं और अभी अभी गठबंधन हुआ है इनका बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी से। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ पर करेंगे सर के साथ बहुत सारे सवाल और जानेंगे उन सवालों का जवाब भी। तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरी तरफ से, प्रेस वालों का। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू करें। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप ब्रीफ में अपने बारे में बताएं, अपने बारे में मतलब सब डिटेल दें। मैं इस विधानसभा चुनाव में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मुंडका विधानसभा से उम्मीदवार हूं, जो कि हमारा वीर जनशक्ति पार्टी के साथ भी गठबंधन है। इन दोनों पार्टियों के गठबंधन के साथ हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। तो सर मतलब अभी जो आपने ये गठबंधन किया है, जो वीर जनशक्ति पार्टी यानी कि बीजेपी, जिसका चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है, तो सर मतलब आने वाले टाइम में मतलब आपकी तरफ से मतलब आप क्या देखना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में, मतलब उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य दिल्ली को करप्शन से मुक्त कराना है। दिल्ली में जो गरीब तबका है वो परेशान है, उसको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, बिजली, पानी, रोड, और जो बच्चे जो उनके हैं अच्छे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे, शिक्षा का बड़ा अभाव है उनके लिए। इन सब मुद्दों पे एक गरीब आदमी को समय से दवाई नहीं मिल पाती हैं। बहुत सी विधानसभा ऐसी हैं जिनमें आज भी कोई अच्छा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं।
पर सर आज भी जैसे जनता जो है, मतलब मैं अमूमन तौर पे जब जनता से बात करती हूँ, कई बार मतलब बाहर जाती हूँ, बाहर भी रिपोर्टिंग करती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है ही नहीं कि आने वाले टाइम में क्या किसकी सरकार बनना चाहिए। अब उनसे पूछा जाता है तो वो तो कई बार तो मुझसे ये भी बोल देते हैं कि हम तो किसी को वोट ही नहीं देना चाहते, हम अन्य पर दबाएंगे। तो इस तरीके से मतलब इतनी ज़्यादा जो नाराज़गी है उनकी, इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो कृषि है उसको भी, किसान जो है वो भी कहीं संतुष्ट नहीं है। और बेरोजगारी का तो बहुत ही ज़्यादा मुद्दा है, जो आम तौर पर आज लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग तक बेरोजगार हैं। तो सर मतलब आप इसके बारे में विस्तार से बताइए और मुझे ये भी बताइए कि आने वाले टाइम में इसका मतलब आपकी पार्टी से क्या मतलब आपका जो रहेगा इसके ऊपर सहयोग। मैडम, अभी जो हालात हैं दिल्ली के वो इतने बुरे हैं कि किसान भी परेशान है, युवा वर्ग भी परेशान है और मध्यम वर्ग भी परेशान है। जो व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा, उनसे इतने टैक्सेस और इतनी ज़्यादा कागजी कार्रवाई मांगी जाती है कि वो उसको पूरी नहीं कर पाते। कृषि पे आए तो कृषि के हालात इतने बुरे हैं कि किसान मेहनत मजदूरी तो करता है, अपनी ज़मीन पे पूरी हल चलाता है, बहुत मेहनत करके साल भर में वो फसल उगाता है, लेकिन जब उसको मंडी में बेचने जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता, वहाँ उसको रेट बहुत ही कम मिलता है। जबकि बीच में जो टैक्सेस लगते हैं और चीज़ें लगती हैं उसके बाद आम आदमी तक ये चीज़ें पहुँचते पहुँचते बहुत महंगाई हो जाती है, लेकिन किसान को उसका हक नहीं मिलता। सर कई सारी पार्टीज ऐसी हैं जो मतलब ये सोचती हैं कि हम धर्म और जाति को लेके ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव मतलब जो जीत लें, उन पे इस तरीके की कुछ इस तरीके के ऑप्शंस रखें कि धर्म और जाति को हथियार बना के चुनाव में खड़े हों, या फिर जनता को इस तरीके से समझाया जाए कि वैसे करके हम जीत लें इलेक्शंस। इसमें मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि किसी भी नेता के या किसी भी पार्टी के बहकावे में आके आपसी भाईचारा खराब ना करें। हम सब एक हैं, भारतीय हैं और किसी जातिवाद में ना बटकर एकता के साथ जहां हमारा विकास हो, जो पार्टी हमारा विकास करे, जो हमारे बारे में सोचे, उसको वोट दें और उसी को सरकार में आने का मौका दें। अच्छा सर, लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप जो सरकार जो बनती है, मतलब पार्टीज जो होती हैं, अमूमन तौर पे क्या करती हैं कि एक सड़क बना दी और दिखा दिया कि देखो हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो मतलब आपका भी बस इतना ही रहेगा आगे जाके काम, कि आपकी पार्टी का कि बस सड़क बनवा दी तो हो गया हमारा काम, या सर मतलब क्या आगे मतलब और जैसे जो युवा के लिए भी और जो लोग परेशान है इतना ज़्यादा सड़क को लेकर, मतलब कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं दिल्ली में, ऐसी जगह है जहाँ पर लोग इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं और यही कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। तो मतलब इस चीज़ से बहुत परेशान है लोग। देखिए, हम जनता को भ्रम में नहीं रखेंगे। हम जो भी बजट सरकार से हमें मिलता है उसको पूरा लगाएंगे और जनता की सेवा में ही लगाएंगे। उसमें से कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगी हमारी सरकार। उस पूरे बजट को लगा के रोड, नालियाँ, नाले, सीवर लाइन, पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। किसी युवा को ऐसा मौका हम नहीं देंगे कि वो हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठा सके। युवाओं को रोज़गार देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर विचार चल रहा है कि कैसे हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे सके। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम वो सारी चीज़ें लागू करके और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देंगे। अच्छा, तो सर चुनाव चिन्ह के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे ये जो ऑटो रिक्शा है जो पीछे भी मैं देख रही हूँ, जो हमारे कैमरा दादा, मैं चाहूँगी उनसे फोकस करें, ये पीछे जो ऑटो देख रहे हैं, तो ऑटो के बारे में सर मतलब आपका क्या है, मतलब क्यों है ये चुनाव चिन्ह? ये ऑटो जो चुनाव चिन्ह है ये एक गरीबों का रोज़गार है, जो एक निम्न वर्ग का आदमी है जिसके क्योंकि पास। सर ऑटो तो गरीब से लेके अमीर से लेके हर मतलब मध्यम परिवार हो या कोई भी वर्ग है तो सभी यूज़ करते हैं। यूज सभी करते हैं, लेकिन इससे जो रोज़गार कमाता है वो मध्यम वर्ग से नीचे का आदमी कमाता है। और हमारी जो सरकार है उसकी सोच ये है कि हम रईसों के साथ खड़े ना होकर हर गरीब की मदद करें और गरीबों का साथ लें और गरीबों को उनका हक दिलवाएं। तो इस कारण से हमने ये ऑटो का निशान लिया है कि ये एक पहचान है एक साधारण आदमी की। अच्छा,
तो मतलब सर फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो बीजेपी वीर जनशक्ति पार्टी है सर, आप मतलब क्या क्या बदलाव, ऐसे आपका ये जो क्लॉज है संकल्प पत्र, कैमरा दादा जरा इससे फोकस करिए, ये देखिए ये चेंजेस और ये जो बदलाव है जो बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी जो है ये बदलाव लेकर आएगी। तो मैं सर चाहूँगी कि आप ज़रा इसके बारे में बताएं और लक्ष्य बताएं आगे का फ्यूचर में। देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि देश को हम अच्छी दिशा में लेके जाएं। एक ओछी राजनीति ना करके, एक अपना अपना ना सोच के देश की जनता के बारे में सोचें और हर तबके को अपने साथ लेकर चलें, हर धर्म को, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलें और उन्नति तरक्की की दिशा में देश को लेके जाएं। तो इसलिए हमने ये सब चीज़ें डिसाइड की। तो ये थी हमारी बातचीत, जो बीजेपी वीर जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे हमारी बातचीत ये थी। और आगे आने वाली वीडियो में भी हम बहुत जल्द और भी सवाल जवाब करेंगे और भी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, आगे मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में भी। शरद पथ न्यूज़ से रुखसार मंसूरी, धन्यवाद। तो सर जो किसान के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि किसान जो आंदोलन पर बैठ जाते हैं, जिनके कारण आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आम जनता जूझने लग जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उधर कृषि और इसके कारण जो सब्जियां जो हैं उनके दाम भी बढ़ जाते हैं और महंगाई का सामना जो आम जनता कर रही है। तो सर मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ विस्तार में। देखिए, किसान की वजह से महंगाई नहीं है। किसान तो बेचारा था, बेचारा है, बेचारा ही रहेगा। उसका दर्द, उसकी फीलिंग कोई तो नहीं मतलब आप किसान के सपोर्ट में हैं या ना कि आम जनता के? देखिए, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम कितना भी धन दौलत कमा लें, लेकिन बगैर खाने के हमारी सांसें या शरीर नहीं चलेगा। किसान की वजह से कभी महंगाई नहीं होती है। किसान को तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है। किसान से आगे फसलों को निकलने के बाद महंगी होती है। वो इस कारण होती है कि डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा, टोल टैक्स, रोड पर ट्रैफिक के कारण बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक में भी पैसा देना पड़ता है उन्हें और टोल टैक्स भी बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। डीजल महंगा होने की वजह से ट्रैवल्स बहुत महंगा है, जिसकी वजह से सब्जियां या अनाज या फल फ्रूट जो भी किसान प्रोडक्ट हैं जो आपको महंगे मिलते हैं। फिर उसके अंदर कई लोग बीच में भी दलाल बैठे हुए हैं जो उस चीज़ों को महंगा करते हैं, पर किसान की वजह से नहीं है। किसान आंदोलन इसलिए करते हैं कि वो अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, पर किसान का कोई साथ नहीं देता। सभी लोग ये कहकर हट जाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ किसान की है, पर किसान की नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है। अच्छा सर, अभी जो मैं पढ़ रही थी, अभी ये जो वीर जनशक्ति पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें एक क्लॉज ऐड है, यानी कि हर वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, तलाकशुदा महिला। तो सर ये जो वृद्ध वाला जो सेक्शन है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक वाला सर, तो वरिष्ठ नागरिक मतलब आज बहुत ज़्यादा ही जूझ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने कलेश होते हैं घर में, जिसके कारण जो सीनियर सिटीज़न है उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना पड़ता है, उनको घर छुड़वा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें से जूझ रहे हैं। तो मतलब वृद्धों के लिए आप ऐसा क्या करेंगे, आपकी पार्टी? देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। उनके पास ना तो देखो शरीर बचता है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है, पूरी ज़िंदगी मतलब जो है बच्चों की सेवा में, घर चलाने में और देश की टेंशन लेकर ही बेचारे जो सीनियर सिटीजन इस टाइम पे बहुत मजबूर लाचार है। सरकारों ने उनकी पेंशनों को रद्द कर दिया है, इस वजह से परेशानियां और बढ़ गई हैं। कोई अच्छे हॉस्पिटल उनको इलाज के लिए नहीं मिल रहे और उनको रक्षा भी नहीं मिल रही है। कोई भी चोर चक्का या किसी तरह का देशद्रोही विद्रोही करने वाला व्यक्ति हमेशा सीनियर सिटीजनों के घर पर नज़र रखते हैं कि वो कमज़ोर होंगे, उनके घर को लूटा जाए और उनको किसी तरह से हानि पहुंचाई जाए। तो किसान इसलिए सीनियर सिटीजनों के लिए हम देश से अपील चाहेंगे और सरकार में अपनी से अपील भी करेंगे। हमारी सरकार आई तो हम खुल करेंगे, अगर हमारी सरकार किसी तरह कमज़ोर रही तो और सरकारों से अपील करेंगे कि इनको सबसे पहले रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था इनकी पूरी की जाए और इनकी पेंशनों को दोबारा लागू किया जाए, जिससे ये अपना बुढ़ापा अच्छी तरह से काट सकें और किसी के आगे इनको हाथ ना फैलाना पड़े और घर के कलेश अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी, तो सर मतलब आगे आने वाले फ्यूचर क्या है, मतलब साथ में गठबंधन जो हुआ है अभी बीजेपी और एनएलपी का, तो उनका मतलब फ्यूचर में क्या है, लक्ष्य क्या है सर? जैसे कि आपने पहले भी बताया था सर, लक्ष्य बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा क्या मतलब खास कुछ आप करना चाहेंगे युवा के लिए भी, और ऐसा कुछ जो अब तक की और सरकार ने नहीं किया? देखिए, ऐसा है, ये तो
वीर जनशक्ति पार्टी ने पहले ही सरकार से पहले ही अपने पास से बहुत सुविधाएं शुरू कर दी। 49 में तो शिक्षा दे रहे हैं सिर्फ महीने के अंदर, जो कम से कम 5,000 रुपये महीने की जो फीस होती है उसको उन्होंने पहले ही एक 0- पॉइंट पर लाकर और बच्चों की शिक्षा को शुरू कर दिया है। और बाकी हमारी पार्टियों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। एक तो जैसे ऑटो का हमने जो निशान लिया है पार्टी ने, हमने इसलिए लिया है कि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके ऊपर फिटनेस से लेकर लाइसेंस मतलब परमिट लेकर कई चीज़ों से इनको तंग और तो परेशान सर किया जाता है। मतलब ऑटो ही क्यों चुनाव देखिए चिन्ह? ऐसा ऑटो सभी की ज़रूरत है, कारोबार के अलावा ऑटो सबकी ज़रूरत भी है। अगर ऑटो के फिटनेस और काफ़ी चीज़ों को ईजी किया गया तो आने वाली जाने वाली सवारियों के लिए दुखी तकलीफ तकरीबन 90% लोग ऑटो ही यूज़ करते हैं। अगर छोटा मोटा कोई सामान ले जाना है तो ऑटो यूज़ करते हैं। अगर कोई मरीज है उसको जल्दी इमरजेंसी तो ले जाना है मतलब तो ऑटो ले जाते ऑटो लाएगा अब दिल्ली में सुधार, ऑटो लाएगा बदलाव। हैं। ऑटो जी, ऑटो की देखिए शक्ति को देंगे और ऑटो को हम मजबूत करेंगे तो ऑटो से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, कारोबार भी जुड़ा हुआ है और जनता की सुविधाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर ऑटो नहीं है तो समझ लो दिल्ली में कुछ भी नहीं है। ऑटो मजबूत है तो बहुत कुछ मजबूत है, क्योंकि ऑटो से ही आपको पता, आप भी कुछ सामान लाते होगे तो ऑटो पकड़ते होगे, कोई तकलीफ या परेशानी रात को तब भी ऑटो ही बुलाते होगे आप। देखिए टैक्सी थोड़ा हाई बजट की है, ऑटो एक गरीबों का सहारा है, चलाने वाला भी एक गरीब सबका सहारा है और वो जो बैठने वाला है उनका भी सहारा है। ऑटो चालक जो है एक सभी जनता के लिए बहुत ही अच्छी मिसाल है। और शायद जब से लोगों ने होश संभाला है और जब ट्रैवल्स का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ऑटो का हुआ है और ऑटो साथ था और ऑटो ही साथ रहेगा और इसीलिए ऑटो को लिया गया है। ऑटो ही सबका विकास है। चलिए, बहुत ही अच्छे विचार जो हैं विशाल अरोड़ा सर के, और आने वाले टाइम में बीजेपी और एनएलपी बहुत सारे बदलाव लाएगी और दिल्ली के हालात अब सुधरेंगे। तो इसी तरह मैं आपके साथ बनी रहूंगी आगे भी, अगली वीडियो में भी। रुखसार मंसूरी, शरद पथ न्यूज से धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रुखसार मंसूरी, स्वागत करती हूँ आपका शरद पथ न्यूज़ में। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे भावना मैम। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे भी वीर जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा। तो इनकी प्रत्याशी हैं और अभी अभी मैम ने स्टार्ट ही किया है, ज्वाइन किया है, राइट मैम? तो अभी हम मैम के ज़ुबान से खुद ही जानेंगे क्या है मतलब, और बहुत सारे सवालों का जवाब भी हम जानेंगे मैम से कि आखिर क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और मैम की तरफ से क्या सहयोग रहेगा और क्या क्या सुधार आएंगे और क्या बदलाव आएंगे। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका चैनल में। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब ये वीर जनशक्ति पार्टी तो है जिसका ये लोगो है ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा ही क्यों मतलब? ऑटो रिक्शा ही क्यों? जी ये जो है ऑटो रिक्शा जो होता है हमारा, मतलब आप देखिए जो आम जनता है इस्तेमाल भी करती है इसको, और हमें लगता है कि जो परेशानियां हैं ज़्यादा वो आम जनता में हैं, सही बात है। तो इसलिए हमने ये लोगो चुना। उसका रीज़न कहीं आपने ये देख के तो नहीं चुना है कि हाँ ऑटो की तरफ से मतलब हमें ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, ज़्यादा मत मिल जाएंगे, मतदान होगा अच्छा, कहीं ये सोच के तो नहीं है आपकी पार्टी का विज़न? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो सुधार आएगा मतलब दिल्ली के हालातों में हाँ बिल्कुल, पार्टी से? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मतलब हैं परेशानियाँ, जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। सही बात है। मैंने देखा नलों में हम लोग भी पानी इस्तेमाल करते हैं तो एकदम बदबू भरा पानी है। पानी की समस्या, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है जिससे जो आम जनता है, जो पब्लिक है, जो जूझ रही है वो है सड़कें। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, कॉलोनी है जिनमें सड़कें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, इतनी गंदगी है कि वहाँ रहना लोगों का दुश्वार हो रहा है। और बस सरकार से ये उम्मीद और ये आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब जाके हालात सुधरेंगे, अब जाके वक्त बदलेगा, अब जाके ठीक होंगी सड़कें। मैं खुद भी संगम विहार में रहती हूँ और वहाँ के भी अभी तक हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं है, सड़कें अभी पूरी तरीके से मतलब बनी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। खुद मैं भी प्रॉब्लम फेस करती हूँ जब सुबह सुबह निकलती हूँ, आती हूँ। तो मैं जानना चाहूँगी मैम आखिर कब ये जाके हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना जो है जो मतलब नहीं करना पड़ेगा, कब ये प्रॉब्लम्स पूरी तरीके से ख़त्म होंगी? क्या बीजेपी पार्टी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल, आप तो सड़कों का जो आपने मुद्दा उठाया, जैसे हम लोग चलते हैं जी। तो मैंने कई बार जैसे बात करी कि सड़कें देखो आज तक इतने साल हो गए वैसी की वैसी हैं, टूटी फूटी,
मैंने विश्वास नगर, शाहदरा बहुत जगह से देखा है जहाँ सड़कें आज तक ठीक नहीं है। इतने सारे आ गए चुन के नेता, लेकिन कुछ नहीं किया। तो वो जब अभी मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, मेरी आदत है थोड़ा सा वॉच भी करने की, मैं देखा सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह कूड़ा, जहाँ से आप निकलते हैं तो हालत एकदम ऐसा लगता है कि मतलब क्या है ये। एमसीडी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब कुछ नहीं है, वो कूड़ा पड़ा है तो पड़ा है, कोई उठाने वाला ना कोई देखने वाला, कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, मैं चाहती हूँ कि चेंज हो, सड़कें अच्छी हो ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, कूड़ा हटे ताकि बच्चे भी निकलते हैं वहाँ से, हम लोग स्कूल से भी आते हैं बच्चे, मैं देखती हूँ, ताकि वो सब चीज़ साफ़ सफाई हो। क्योंकि स्वच्छ भारत बोलते हैं बट भारत स्वच्छ है नहीं। स्वच्छ नहीं है। हाँ, गंदगी, तरीके से देखा नाले जाए तो खुले इतनी हैं, गंदगी है, इतनी हाँ, सब जगह स्मेल, सफाई नहीं बदबू, है। कुत्तों का इतना मतलब बुरा हाल है, जगह जगह वो लोग एकदम गंदा कर देते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। मतलब तो मतलब अगर बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी यानी कि वीर जनशक्ति पार्टी, जनशक्ति पार्टी है, तो मतलब ये सुधार आएंगे मतलब। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी मैम मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि मतलब आप खुद भी एक महिला हैं और मैं भी एक लड़की हूँ, तो अभी मतलब जैसे महिला सुरक्षा के ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि महिला नहीं है सुरक्षित, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब जहाँ रात होती है, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, क्या मतलब कोई भी सुरक्षा का इंतज़ाम नहीं है। दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। तो आप खुद भी एक महिला हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सहयोग रहेगा आपकी तरफ से इस फैसले पर? देखिए, महिलाओं के लिए मैं सोचती हूँ, और आज से नहीं बहुत टाइम से सोचती हूँ। मेरे ख्याल से जैसे दिल्ली पुलिस में लेडीज़ पुलिस होती हैं, लेडीज़ कांस्टेबल होती हैं, और तो उन्हें रात के टाइम थोड़ा सा तैनात करना चाहिए। मतलब ऐसी जगह जहाँ लड़कियाँ ऑफिस से आ रही हैं, जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पुलिस हाथों हाथ नहीं पहुँचती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की। दूसरा, लड़कियों को हमें खुद बोल्ड बनाना चाहिए। कुछ लड़कियां मैं देखती हूँ एकदम सहमी सहमी चल रही हैं, नहीं, कम से कम अपने बेटी को कम से कम इतना तो स्ट्रांग बनाओ, या कराटे हो गए, टाइकोंडो हो गया, कुछ इस टाइप से, कि कोई आपको छेड़े तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़े। आज मेरी भी डॉटर है, मैंने उसको टाइकोंडो सिखाया तो है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा के लिए लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, लेकिन जो सड़क पे जो इस तरीके से अपराधी घूम रहे हैं उनमें कुछ सुधार नहीं आना चाहिए। आना ही चाहिए, उसके लिए तो बहुत सख्ती हो चाहिए। मैंने देखा जैसे कोई केस होता है ना, तब तो बहुत सारे पुलिस वाले आपको नज़र आएंगे, और जैसे केस शांत हुआ, एक पुलिस वाला भी नज़र नहीं आएगा आपको। मैंने बहुत बार ये चीज़ें नोटिस की हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट को, दिल्ली पुलिस को, कहीं जहाँ जहाँ ऑफिस हैं, लड़कियाँ आती जाती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस वाले ज़रूर होने चाहिए। तो वीर जनशक्ति पार्टी इस मामले में क्या सुधार लाएगी? मैं ये लाऊंगी, जैसे आपको मैंने बताया, लेडीज़ कांस्टेबल हो गए, और अपना दिल्ली पुलिस में जो ये और लाइट्स होते हैं, हाँ, कैमरे होने चाहिए, कैमरे चालू होने चाहिए, ये नहीं कि बंद पड़े हैं। और जैसे कि रात के टाइम लड़कियां आती जाती हैं, कई मैंने देखा 10 भी बज जाते हैं गर्ल्स को, तो वहाँ पे जब आप वो निकल रही हैं, हाँ, वो निकल रही हैं, तो वहाँ पे 2 लेडीज़ कांस्टेबल हमेशा खड़ी रहनी चाहिए। उनको कोई भी दिक्कत हो तो वो उनकी हेल्प करें, जो कि हम फ़ोन मिलाएंगे, करेंगे, जब तक वो पुलिस आई, जब तक तो कांड ही हो चुका होता है। सही बात है। तो मैम और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके संकल्प पत्र में बहुत सारे क्लॉज ऐड हैं, उनमें से एक क्लॉज है कि हर वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, तलाकशुदा महिला, तो ऐसे में महिला एक चीज़ और भी है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, वो है तलाक। तो तलाक होने के बाद क्या आखिर, क्योंकि कोई भी नहीं पूछता है इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है एक महिला की तलाक के बाद, तो मतलब इसमें आपका क्या मतलब रहेगा पक्ष या आगे सहयोग तलाकशुदा के लिए? देखिए, तलाकशुदा के लिए जो होता है ना, कि गवर्नमेंट ने जैसे विधवा पेंशन दी हुई है, विकलांग पेंशन भी दी है, लेकिन अब तलाकशुदा के लिए है कि हम नौकरियां दें लड़कियों को। अच्छा। नौकरियां दें, इसके अपना कमा के वो खा सकती है, किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा उनको। तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि नौकरियां हैं भी नहीं इतनी, तो या तो जैसे कि कुछ उनको खुद का हुनर हो तो उसको यूज़ करें, क्योंकि तलाक तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। 2 महीने शादी नहीं होते तलाक, 3 महीने में नहीं तलाक, क्योंकि आजकल लड़कियां भी सहन नहीं करती,